मॉर्निंग। तो बच्चों आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। और अभी ये बोरोन फैमिली पे ही हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन जो होगा बेटा ये आपकी एल्यूमिनियम से रिलेटेड होगा, ठीक है। हम लोगों ने बोरोन के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है। कुछ एल्यूमिनियम के कुछ रिएक्शंस हैं आपको क्वेश्चंस में मैंने दिए थे, ठीक है। तो वहां पे कुछ बच्चों का डाउट वहां पे आ रहा है, ठीक है। एल्यूमिनियम को लेकर कुछ उनकी प्रोसेस वहां पे मेटलर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट वहां पे कुछ है, तो उसको मैं देखो यहाँ पे क्लियर करूँ। और आज हमारे दो लेक्चर होंगे। एक तो एज इट इज जो रहता है 12:45 से, वो तो एज इट इज रहेगा। और इस लेक्चर में हम लोग एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उस लेक्चर के अंदर हम लोग बोरोन फैमिली की जो कुछ बाकी कॉन्सेप्ट है उसको फिनिश करते हैं, कार्बन को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है कि एल्यूमिनियम की ऑकरेंस के बारे में हम लोग कह रहे थे कि जो एल्यूमिनियम है इसकी जो प्रेजेंस, ठीक है, एल्यूमिनियम की प्रेजेंस हमारे नेचर में कितनी है और कितनी परसेंटेज में है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एल्यूमिनियम बच्चों जो आपका बेसिकली थर्ड, ठीक है, एल्यूमिनियम आपका थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, ठीक है, जो हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट पे, ठीक है, अर्थ क्रस्ट का मतलब बच्चों जो हमारी अर्थ की अपर लेयर है, ठीक है। और अर्थ क्रस्ट पे अगर मैं बात करता हूं तो एल्यूमिनियम आपका थर्ड मोस्ट, ठीक है, एबंडेंट एलिमेंट है। प्रेजेंस की बात करते हैं जहां पे इसका परसेंटेज होता है 8.3% के अराउंड। कितना होता है? 8.3% के अराउंड आपको ये देखने को मिलता है। क्लियर है सभी को? और यही एल्यूमिनियम जो है ये डिफरेंट फॉर्म में, सभी बच्चे ज्वाइन हो जाए, ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। जैसे बच्चों क्ले, ठीक है, क्ले जो होता है उसके अंदर भी एल्यूमिनियम की प्रेजेंस होती है। जैसे आपकी स्लेट्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर भी एल्यूमिनियम की प्रेजेंस होती है। ये सारी मिनरल्स हैं आपके, ठीक है, हम नेचर के अंदर बात कर रहे हैं। और कुछ बच्चों आपकी सिलिकेट्स रॉक्स होती हैं, ठीक है, कुछ सिलिकेट्स रॉक्स हैं, उनके अंदर भी एल्यूमिनियम की प्रेजेंस आपको नेचर में देखने को मिलती है। मैंने आपको यहाँ पे बोला है कि एल्यूमिनियम हमारे नेचर के अंदर थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें इसका परसेंटेज है 8.3%। और ये अर्थ क्रस्ट को लेके हम लोग बात कर रहे हैं। और ये नेचर के अंदर कौन कौन सी मिनरल के अंदर पाया जाता है? तो मिनरल है बच्चों क्ले एंड स्लेट एंड सिलिकेट्स रॉक, ठीक है, इनके अंदर एल्यूमिनियम की प्रेजेंस आपको देखने को मिलती है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद मेटलर्जी वाला सेक्शन में थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो एल्यूमिनियम के बच्चों कुछ पर्टिकुलर मिनरल्स हैं, कुछ ऐसे मिनरल जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। जिसमें बच्चों सबसे पहले आता है आपका कोरेंडम, ठीक है, DUM। तो कोरेंडम बच्चों बहुत एक इंपॉर्टेंट आपका मिनरल है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है, अभी बच्चों ने क्वेश्चन भी पूछा था इसके ऊपर, तो मैंने आंसर किया था Al2O3, ठीक है। तो Al2O3 ये जो आपका, इसको बेटा हम लोग नाम कॉल करते हैं कोरेंडम, ठीक है। ये आपका क्या है? एल्यूमिनियम का मिनरल है। सभी को समझ में आ रहा है? फर्स्ट क्लियर हो गया कोरेंडम मिनरल। सेकंड अगर बात करते हैं तो बच्चों आता है डायस्पोर, ठीक है, स्पेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका बेटा फॉर्मूला होता है Al2O3.2 मोल्स ऑफ वाटर। ये कुछ चीजें ऐसी हैं, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी नीट के बच्चों को। कोरेंडम बच्चों Al2O3 पे क्वेश्चन देखो, अभी मैंने आपको दिया भी था, आप लोगों ने सॉल्व भी किया था, ठीक है। और हाँ, सेकंड आपका है डायस्पोर, जिसमें हम बात करते हैं Al2O3 डॉट धीरे धीरे एल्यूमिना। यस, दिस इज Al2O3, इसको हम एल्यूमिना भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, बताएंगे ये भी। तो कोरेंडम आपका ये हो गया, ध्यान रखना। डायस्पोर आपका Al2O3.2 वाटर मॉलिक्यूल। सभी को समझ में आ रहा है? ओके। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चे इसके भी एक आपका मिनरल और होता है जिसको अपन बोलते हैं बॉक्साइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट एक आपका मिनरल है
जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी को आवाज आ रही है बच्चों? बॉक्साइट आपका एक इंपॉर्टेंट मिनरल है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका रहता है, बताओ बच्चों क्या होगा? बॉक्साइट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, इसमें दो चीजें हैं। अभी मैंने आपको डायस्पोर के बारे में बताया, ठीक है? तो डायस्पोर और बॉक्साइट, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस। और एक और आता है आपका यहाँ पे गिबिसाइट, ये भी आपके एल्यूमिनियम का ही है, ठीक है? इसके पहले आपको बताया था मैंने यहाँ पे, दिस इज द कोरंडम, ठीक है? कोरंडम, ठीक है? ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट ओर्स हैं, मिनरल्स हैं एल्यूमिनियम के, जिसमें आपका कोरंडम का फॉर्मूला क्या था, क्या बताया था मैंने, बताओ बेटा? कोरंडम का फॉर्मूला, कोरंडम था आपका Al2O3, ठीक है? बॉक्साइड आपका होता है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है? Al2O3 डॉट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। और डायस्पोर जो होता है ना, वो 1 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ होता है, Al2O3 डॉट 1 वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे गलतियां होती हैं 2 और 1 को लेके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, क्रिस्टलाइजेशन में। गिबिसाइड की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, Al2O3 डॉट 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है? इस तरीके से। तो ये आपके तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में डिफरेंस है, बाकी कोरंडम में कोई ऐसा डिफरेंस होता नहीं है, वो सीधा Al2O3 होता है, ठीक है? देखो एक बार देख लो ध्यान से, बॉक्साइट में क्या होगा, Al2O3 डॉट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, बॉक्साइट में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, देखो ए के बाद बी आता है ना, ये बी दिख रहा है ना आपको, तो ए के बाद इजी ट्रिक यही है कि ए के बाद बी आ रहा है, तो ए आपका फर्स्ट होता है अल्फाबेट में, बी आपका सेकंड होता है। तो जब भी बॉक्साइट लिखा जाएगा तो बॉक्साइट की बेटा पोजीशन क्या है, सेकंड है अल्फाबेट्स में, ठीक है ना? सॉरी, बी की पोजीशन क्या है, सेकंड है। अगर बी की पोजीशन सेकंड है तो हमें याद रखेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये बात समझ में आ रही है क्या? एक हम इजी ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो बॉक्साइट को याद करने का तरीका ऐसा है कि बॉक्साइट में ए के बाद जो बी आता है, बी की पोजीशन क्या होती है, सेकंड। अगर बी की पोजीशन सेकंड है तो हम इसे बोल सकते हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है क्या? बताओ बच्चों। बाकी डायस्पोर हम रिलेट कर सकते हैं, बाकी जो बचे हुए हैं इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डायस्पोर के अंदर हाँ, ये मिनरल्स हैं, मिनरल्स में कोई इजी ट्रिक तो ऐसी होगी नहीं, कोई ऐसा रूल्स नहीं होता है। उनके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वो ऐसी चीज आपको ध्यान भी रखने होते हैं, ठीक है? तो डायस्पोर में ओके, थैंक यू। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब एक क्वेश्चन है कि हम लोग एल्यूमिनियम को किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है? तो एक इसका और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा आपके जेई के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? और AIFMT के अंदर भी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया है कि एल्यूमिनियम का एक ऐसा ओर, एल्यूमिनियम का एक ऐसा ओर जो बेटा फ्लोराइड को रिप्रेजेंट करता हो, किसको कर रहा हो? फ्लोराइड को रिप्रेजेंट करता है। फ्लोराइड का मतलब है F-। एल्यूमिनियम का एक ऐसा हो, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से कौन सा ऑप्शन, देखो जो भी बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं भाई, अभी 10 ऑप्शन निकल चुका है, वो लोग जाना है। तो फ्लोराइड, फ्लोराइड आयन जो है, एनायन है, इस फ्लोराइड आपका उसमें फ्लोराइड दिखना चाहिए। तो एल्यूमिनियम का ऐसा ओर आपको बताना है। तो जो बहुत ही पॉपुलर ओर है जिसका नाम होता है बच्चों क्रायोलाइट, ठीक है? क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट एक और होता है, मिनरल होता है एल्यूमिनियम का, लेकिन इसमें फ्लोराइड प्रेजेंट होता है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, Na3AlF6। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट। समझ में आ रहा है? तो क्रायोलाइट का आपका ये फॉर्मूला है, आपको बिल्कुल इसको ध्यान रखना है। और अगर एल्यूमिनियम के ओर की बात करूं मैं, तो एल्यूमिनियम के ओर में ये जो आपका क्रायोलाइट ओर है, ये हमारे नेचर में बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है? मैक्सिमम अमाउंट इसी का ही है, ये आप समझ लो। क्रायोलाइट जो है हमारे नेचर के अंदर बहुत ही अच्छे अमाउंट के अंदर आपका पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? एल्यूमिनियम का ओर है, यहाँ पे फ्लोराइड आयन भी दिख रहा है, फॉर्मूला Na3AlF6। सबको समझ में आ रहा है? बताओ जल्दी, यहाँ तक क्लियर है? यस। इसके बाद
इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इसका एक बेसिक सल्फेट, इस भी क्वेश्चन आता है, बेसिक सल्फेट। तो बेसिक सल्फेट एल्यूमिनियम जो मिनरल है उसका क्या होता है। तो बेसिक सल्फेट में बच्चों जितने भी होते हैं वो क्या आते हैं आपके बेसिक, बड़ा बेसिक का मतलब क्या है, बेस से रिलेटेड है, और बेस वर्ड इज रिलेटेड विद एल्कली और अर्थ मेटल, मतलब एस ब्लॉक से रिलेटेड है, ठीक है, मेटल से रिलेटेड है। तो जो मेटल के सल्फेट है वही आपके क्या करेंगे, बेसिक सल्फेट को रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पे एल्यूमिनियम का आना बहुत जरूरी है। तो इसका भी क्वेश्चन आता है जिसमें पोटास एलम बोलते हैं, बहुत बार आपने सुना होगा एलम का नाम, ठीक है, एलम स्टोन बोलते हैं, इसको अपन एलम स्टोन बोलते हैं, या पोटास एलम पोटेशियम को लेके होगा, ठीक है। ऐसे डिफरेंट और भी मेटल्स होते हैं, परमिशन होता है, और इसी हम एलम स्टोन को हम लोग बोलते हैं एलुमाइट, एलुमाइट के नाम से भी इसे हम कॉल करते हैं, ठीक है। तो बाकी इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 4 वाटर मॉलिक्यूल आएगा बच्चों, बताओ क्या 4 वाटर मॉलिक्यूल आएगा। यहाँ पे हम एल्यूमिनियम स्टोन की बात कर रहे हैं, एलम की बात सिर्फ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आपके नहीं आएंगे, तो फिर क्या होगा यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड आता है। पहले तो आप समझ लो आपका K2SO4, देन आपका Al2SO4 थ्राइस, देन इसके बाद आपको मिलेगा 4 मोल इसी में AlOH थ्राइस, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड। तो इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को हम बोलते हैं एलम स्टोन या बोलते हैं एल्यूमिनाइट, ठीक है, एलुमाइट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। ये सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं नीट के अंदर, नीट के अंदर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहां से, सीधे फॉर्मूले के बेस पे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। एक बच्चों क्वेश्चन और आता है सिलिकेट्स के ऊपर, ठीक है, सिलिकेट्स के ऊपर कि एल्यूमिनियम का ऐसा कौन सा ओर है जिसमें सिलिकेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें सिलिकेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। सिलिकेट्स मतलब बेटा SiO2, SiO2 आपको देखने को मिलता है। तो बेटा उसका फॉर्मूला, उसका नेम होता है आपका फेल्ड्स्पर, ठीक है, फेल्ड्स्पर इसका नाम होता है। और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होता है, दिस इज दी पोटेशियम, और यहाँ पे आपको Al देन Si3O8, दिस इज एक्चुअली कंडेंस फॉर्मूला। ये कंडेंस फॉर्मूला होता है फेल्ड्स्पर का। ये आपका मिनरल है बच्चों, ठीक है, ये आपका ओर है, ठीक है, सिलिकेट्स ओर है जिसमें एल्यूमिनियम की भी प्रेजेंस है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं नीट के अंदर, और इसको बहुत बार हम लोग ना एक्सपांड करके भी लिखते हैं। तो एक्सपांड करके लिखें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Al2O3 डॉट 2 मोल्स ऑफ SiO2 आता है, और डॉट करके यहाँ पे रहेगा 2 मोल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है ना वो आपका रिप्रेजेंट किया जाता है। प्लीज ध्यान दो, फेल्ड्स्पर को हम जनरली करते हैं इससे रिप्रेजेंट, लेकिन फेल्ड्स्पर का जो करेक्ट फॉर्मूला है जिसमें क्ले वगैरह भी आता है, फेल्ड्स्पर के अंदर ना कुछ मिक्सचर होते हैं जिसमें क्ले का मिक्सअप होता है, जिसमें आपकी माइका रहती है, ठीक है, इस तरीके से, और आपकी चाइना स्लेट्स होती हैं, ठीक है, चाइना स्लेट्स होती हैं, और इसके साथ आपकी नॉर्मल स्लेट्स होती हैं, ठीक है। तो इन सबका कंपोजिशन होता है, उसी को बोलते हैं फेल्ड्स्पर, जिसका जो फॉर्मूला है ना वो एनसीईआरटी में ये दे रखा है। एनसीईआरटी के अंदर फेल्ड्स्पर का जो फॉर्मूला है ना वो ये दे रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। Al2O3.2 मोल्स ऑफ SiO2, SiO2 बेटा जो है ना सिलिका, वही सिलिका रिप्रेजेंट कर रहा है क्ले को, वही कर रहा है माइका को, वही कर रहा है बच्चों चाइना स्लेट्स को, और वही कर रहा है नॉर्मल स्लेट। बाकी आपका एल्यूमिनियम Al2O3 आपको मिल रहा है, डॉट आपके 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। यहां तक सभी को समझ में आएगी नहीं, पहले बताओ जरा। ये कुछ चीजें ऐसी हैं आपको जितनी बार लेक्चर देखोगे रोक रोक के उतना ही आपको यहाँ पे चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो बच्चों कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे हम कोई भी इजी और शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बस ये है कि इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को आपको बार बार याद करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा, और इसके 4 मार्क्स आपको सीधे के सीधे आपको नीट के अंदर मिल जाते हैं, क्योंकि जेईई मेंस में यहाँ पे क्वेश्चंस कम आते हैं, ठीक है, इन डाटाबेस से इस तरीके से, और नीट के अंदर क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं।
सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वो ध्यान रखने पड़ेंगे। चलो इसके बाद 1 सेकेंड, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अपन बेटा यहाँ पे एल्यूमिनियम को हम लोग कैसे कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट। क्वेश्चन हमारा ये है, हम जो एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम को हम लोग एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने बताया एल्यूमिनियम किस तरीके से प्रेजेंट होता है नेचर के अंदर, कौन कौन सी ओर हैं, कौन कौन से केमिकल फॉर्मूले हैं। बट क्वेश्चन इज दिस कि हम एल्यूमिनियम को किस तरीके से करते हैं एक्सट्रैक्ट। तो इसका देखो बहुत ही सिंपल तरीका है, फर्स्ट मेथड याद रखना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन। एक तरीका एनसीईआरटी में दे रखा है, प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। आप बॉक्साइट ओर जो है ना, उसका आप प्योरिफिकेशन कर लो। तो बॉक्साइट ओर का प्योरिफिकेशन करने से, हाँ ये आपकी मेटलर्जी में आता है, प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। एक तो ये मेथड हो गया है। प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर का बेसिक मतलब ये होता है कि आप यहां से क्या करो, यहां से आप रिमूव कर दो, ठीक है, रिमूवल ऑफ फेरिक ऑक्साइड, रिमूवल ऑफ फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड जो इम्प्योरिटी है उसको बाहर निकाल दो, और फेरिक ऑक्साइड के साथ साथ आप सिलिका, ठीक है, सिलिका को भी आप बाहर निकाल दो। वो आर दी इम्प्योरिटीज। इन दोनों इम्प्योरिटीज को आप बॉक्साइड, ये बेटा बॉक्साइड के अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, इन इम्प्योरिटीज को आपको अलग कर देना है, जिसको अपन बोलते हैं प्योरिफिकेशन। तो प्योरिफिकेशन करने का मतलब क्या है बच्चों, बॉक्साइड ओर का, जहां पे आपको फेरिक ऑक्साइड इन सिलिका को रिमूव कर देना है। तो यही बेटा होता है प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड ओर, जहां से एल्यूमिनियम आपको मिल जाएगी। पहला मेथड आपका ये है, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड बच्चों आपका होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है, मेटलर्जी के अंदर भी आता है प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस किसका बेटा करना है, आपको करना है Al2O3 जो एक्वस है, इसका आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस कर देना है, जहां पे हम फॉलो करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, जहां पे हम फॉलो करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेटा हम लोग पढ़ते हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि एक बच्चों में आपको प्रोसेस बताऊंगा अभी इसका, एक तरफ कैथोड लेते हैं, एक तरफ लेते हैं एनोड, और फिर बच्चों हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज करंट का सप्लाई करते हैं, जहां पे डिपोजिशन होता है एनाइन का बच्चों एनोड की तरफ, जो एनायन होगा उसका डिपोजिशन एनोड की तरफ होगा, और कैथोड का बच्चों डिपोजिशन जो आपके मेटल होंगे या जो कैटायन होंगे उनका डिपोजिशन बच्चों होगा टूवर्ड्स कैथोड। तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम को हम लोग कैथोड पे डिपोजिट करा सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। बात समझ में आ रही है। सेकंड प्रोसेस, पहला प्रोसेस क्लियर हो गया, सेकंड प्रोसेस क्लियर हो गया, ओके। अब बात करेंगे हम लोग थर्ड प्रोसेस। तीसरा जो प्रोसेस है बच्चों, थर्ड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे कराते हैं इलेक्ट्रोलिटिक प्योरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम, प्योरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक प्योरिफिकेशन कराते हैं। अगर इलेक्ट्रोलिटिक प्योरिफिकेशन करा देते हैं तो भी बच्चों हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम को बाहर निकाल सकते हैं। तो तीन प्रोसेस थे, कौन कौन से थे बताओ। सबसे पहला ये था कि प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड ओर। बॉक्साइड ओर का जो प्योरिफिकेशन है, आप रिपीट करो मेरे साथ, समराइज करो। प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड ओर का मतलब ये है कि आप वहां से फेरिक ऑक्साइड और आपका सिलिका ऑक्साइड उनको बाहर निकाल दो, क्योंकि वो इंप्योरिटीज होती हैं। सेकंड बच्चों होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस ऑफ Al2O3, और थर्ड होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक प्योरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ भी कुछ इंपॉर्टेंट, आप एल्यूमिनियम के साथ भी क्या होता है, इंप्योरिटीज होती हैं, और इन इंप्योरिटीज को बाहर निकाल दो तो भी आप यहाँ पे एल्यूमिनियम के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है, सभी क्लियर है यहाँ तक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे बॉक्साइड ओर के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस इज बॉक्साइड ओर। तो जो बॉक्साइड ओर है, इस बॉक्साइड ओर के हम लोग प्योरिफिकेशन की बात कर रहे थे। तो क्या प्रोसेस होता है, तो बॉक्साइड ओर के प्योरिफिकेशन के लिए बच्चों बहुत एक अच्छा प्रोसेस आता है, जिसका नाम होता है बेयर्स प्रोसेस, VAEYER, बेयर्स प्रोसेस। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है सर बेयर प्रोसेस क्या है और हॉल प्रोसेस क्या है, तो अभी आने वाला है। तो बेयर्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर, किसके लिए बच्चों यूज करते हैं, बॉक्साइड ओर की प्योरिफिकेशन के लिए। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है। बेयर्स जो प्रोसेस है, इट इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड ओर। बॉक्साइड ओर की प्योरिफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है।
अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम बेयर्स प्रोसेस को कहां पे यूज करें, हम एल्यूमिनियम के किस ओर के साथ यूज करें। तो एल्यूमिनियम के बच्चों उस ओर और मिनरल के साथ आप यूज करना जहां पे आपका फेरिक ऑक्साइड, जहां पे आपका फेरिक ऑक्साइड आपका एज ए इम्प्योरिटी लार्ज अमाउंट में हो। प्लीज ध्यान देना, लार्ज अमाउंट के अंदर, मैक्सिमम अमाउंट के अंदर, प्लीज कीप इन माइंड। हम बेयर्स प्रोसेस को वही फॉलो करेंगे। बेयर्स बच्चों साइंटिस्ट का नाम है, बेयर्स प्रोसेस हम वही फॉलो करेंगे। ये भी ध्यान रखो कि ऐसा आपका ओर और बॉक्साइड ओर आपका, जहां पे आपको पता है बॉक्साइड ओर के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में आपकी फेरिक ऑक्साइड मिलती है। तो कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अपन बेयर्स प्रोसेस को किस ओर के लिए यूज कर सकते हैं, तो आंसर बच्चों क्या होगा, जहां पे आपका फेरिक ऑक्साइड आपका क्या हो, एज ए इम्प्योरिटी इन लार्ज अमाउंट हो, वहां पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब एक क्वेश्चन है कि ये जो बॉक्साइड ओर है, इसका कलर कैसा होता है, ये भी बहुत बार डिस्कस कर सकते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है। इसका जो कलर है बच्चों, वो रेड कलर, रेडिश कलर में आपको देखने को मिलता है। इसको बहुत बार हम लोग कॉल करते हैं रेड बॉक्साइड, रेड बॉक्साइड के नाम से भी इसे हम कॉल करते हैं। ठीक है, रेड बॉक्साइड, इसके नाम से इसे हम कॉल करते हैं। क्या सभी को इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ, इतनी बात सभी बच्चों क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेटलर्जी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, बॉक्साइड ओर जो आपके यहाँ पे रॉक की फॉर्म में होगा, ये रॉक की फॉर्म में इस तरीके से मिलता है। तो इसको बच्चों हम लोग करते हैं क्रशिंग और ग्राइंडिंग। क्रशिंग का मतलब तोड़ देना छोटे छोटे पार्ट में, क्रशिंग और ग्राइंडिंग यूज कर देते हैं। पहले प्रोसेस को समझ लो, क्रशिंग और ग्राइंडिंग करेंगे तो क्रशिंग और ग्राइंडिंग करने के बाद, क्रशिंग और ग्राइंडिंग करने के बाद ये बच्चों क्या होगा, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में आपका ब्रेक हो जाएगा। ध्यान दो, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में आपका ये क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, जहां पे सरफेस एरिया क्या हो चुका है बच्चों, बढ़ चुका है। पहली बात समझ में आ रही है? भाई जो बड़ा सा रॉक है उसको पहले तोड़ना पड़ेगा ना, तो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में हम लोग क्या करेंगे, इसे ब्रेक कर देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? फिर बच्चों ये जो स्मॉल स्मॉल आपके पार्टिकल्स बन चुके हैं, इसके साथ बच्चों हम लोग करते हैं लो टेम्परेचर पे रोस्टिंग प्रोसेस। क्या करते हैं, प्लीज कीप इन माइंड, रोस्टिंग। लो टेम्परेचर पे हम लोग करते हैं रोस्टिंग प्रोसेस। लो टेम्परेचर पे हम रोस्टिंग प्रोसेस करेंगे, और करने के बाद बच्चों क्या होगा, यही जो पाउडर फॉर्म, ये आपकी स्मॉल पार्टिकल्स का मतलब क्या है, दिस इज एक्चुअली पाउडर फॉर्म। तो यही पाउडर फॉर्म कन्वर्ट किस में हो जाएगी बच्चों, इस पाउडर फॉर्म को अगर मैं लो टेम्परेचर पर रोस्टिंग कराऊंगा, तो रोस्टिंग कराने के बाद बच्चों यहाँ पे आपका फेरिक ऑक्साइड, ध्यान दो, यहाँ पे आपका फेरिक था बच्चों, तो फेरिक से आपका बनेगा फेरिस ऑक्साइड। तो फेरस ऑक्साइड यहां से आपका होगा रिलीज। तो फेरिक जो फेरस ऑक्साइड है वो बॉक्साइड ओर से आपका रिलीज हो जाएगा। तो पहले प्रोसेस समझ में आ रहा है, बॉक्साइड ओर जो है वो बड़ा सा रॉक है, उसको पहले तोड़ना पड़ेगा क्रशिंग और ग्राइंडिंग करके। फिर स्मॉल पार्टिकल्स में बच्चों क्या करेंगे, हम लोग लो टेम्परेचर पर रोस्टिंग कराएंगे। तो रोस्टिंग कराने से बच्चों फेरस ऑक्साइड यहां से आपका रिलीज होगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि फेरिक ऑक्साइड प्रेजेंट था ना, फेरिक ऑक्साइड कन्वर्ट किस में हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड के अंदर। रिडक्शन प्रोसेस, बिल्कुल सही है ना। तो फेरस और फेरिक आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस होगा, उसके थ्रू आपका यहाँ पे फेरस ऑक्साइड बन जाएगा। अरे भाई यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड था ना, फेरिक और फेरस पता है ना आपको, क्लास में पढ़ाया मैंने, आयंस आपको पढ़ाई थे, यस। तो यहाँ से फेरस ऑक्साइड आपका यहाँ से क्या होगा, वो रिलीज हो जाएगा। फिर बच्चों क्या करेंगे हम लोग, लंबे समय के लिए, और टेम्परेचर बच्चों होता है समथिंग 510 डिग्री सेल्सियस, लॉन्ग टाइम के लिए 150 डिग्री सेल्सियस स्पेस को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हीट करेंगे, कंटिन्यूअस हीट करेंगे। और किसके साथ बच्चों यूज करेंगे, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का मतलब क्या है, NaOH। अभी कोई किसी बच्चे ने बताया था कि सर NaOH का यूज करना है, तो हम कास्टिक सोडा का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? और कास्टिक सोडा का बच्चों यूज करेंगे तो यहाँ से आपका एक नया प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या होगा उस पर हम लोग करते हैं डिस्कशन। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो क्या होगा यहाँ पे लॉन्ग प्रोसेस के लिए, ये जो बता Al2O, ठीक है, यहाँ से आपका कितना मॉलिक्यूल, मतलब बी सेकंड पोजीशन पे आता है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। जो बेटा फेरिक ऑक्साइड था वो तो रिलीज हो चुका है ना फेरस ऑक्साइड में। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको फॉलो करना है 2 मोल्स ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का मतलब NaOH, इसको फॉलो कराना है। और इसको बच्चों फॉलो कराएंगे तो बताओ रिएक्शन क्या होगी, जल्दी से बताओ। यहाँ से बच्चों सीधा सा आंसर है 2 मोल्स ऑफ बनते हैं NaAlO2, ठीक है, ये बनेगा। और प्लस यहाँ से बनेगा 3 मोल्स ऑफ वाटर। ये क्लास में आपको मैकेनिज्म के अंदर पढ़ाया था मैंने,
कि Al2O3 कन्वर्ट पहले किस में होगा, जल्दी से बताओ। AlOH थ्राइस में कन्वर्ट होगा ना बच्चों, बताओ जल्दी से। यस, अब ये भी आपका बेस हो रहा है, बेस की तरह लग रहा है, और ये भी आपका बेस है, बट स्ट्रॉन्ग बेस इज दिस, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा ना। तो अगर सोडियम अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो गया आपका NaOH, तो ये वीक होगा, तो इसको लिख सकते हैं अपन H3AlO3। समझ में आ रहा है। अब इसमें से अपन क्या कर सकते हैं बेटा, मिनिमम 1 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर सकते हैं, इजी ट्रिक मैं आपको बताई थी। तो यहां से क्या रिलीज होगा, 1 वाटर मॉलिक्यूल जैसे बाहर जाएगा तो बचेगा HAlO2 बचेगा, यही बचेगा ना। तो HAlO2 का आयोनाइज कर लो तो होगा H+ आयन और होगा AlO2- आयन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। और यही बच्चों कंबाइन होगा इस NaOH से प्रोड्यूस होने वाले सोडियम आयन के साथ। क्या सभी क्लियर है। तो बच्चों ये कनेक्ट होगा कि पॉजिटिव पार्ट जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से आ रहा था, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन से बच्चों ये बन गया है। बाकी H+ आयन यहाँ से, और बेटा NaOH से आपका OH- आयन, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन से मिल गया आपको ये वाटर मॉलिक्यूल। तो अब नाम बेटा NaAlO2 का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सोडियम, बहुत बार डिस्कस किया हम लोगों ने, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सोडियम मेटा, 1 सेकेंड, दिस इज कॉल्ड सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसका नाम होगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसका नाम होगा। अगर कभी नाम भी आता है बच्चों तो भी आपको ध्यान रखना है। और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इज सॉल्युबल, ये बच्चों होती है सॉल्युबल विद वाटर मॉलिक्यूल्स। क्यों, क्योंकि दिस इज ए पोलर इन नेचर, ये बच्चों पोलर है ना भाई, आपका सोडियम पॉजिटिव में होगा, AlO2 माइनस में होगा। अगर ये पोलर है तो पोलर होने का मतलब सामने वाटर मॉलिक्यूल्स भी तो ये पोलर है ना। तो ये बेटा NaAlO2 जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है वो पानी के साथ सॉल्युबिलिटी शो करेगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर हो रही है। जब वो इसके साथ सॉल्युबल हो जाएगा तो इसको हम अलग कैसे करें, तो बच्चों कुछ भी नहीं, इसको हम लंबे से बच्चों हम लोग करते हैं मोर देन 30 आवर्स। ठीक है, लगभग 30 आवर्स तक मान लो इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, धीरे धीरे स्लोली हीट करते हैं। और स्लोली हीट करते हैं तो बच्चों यही आपका जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, ठीक है, यहां से बच्चों हम हीटिंग करेंगे। और हीटिंग करने का मतलब बेटा हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं वाटर वेपर्स, स्लोली वाटर वेपर्स। ठीक है, वाटर वेपर्स हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे यूज करेंगे। और यहीं से आपका क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा आपके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, AlOH थ्राइस के अंदर। और बाकी आपको यहाँ से क्या मिलेगा, बाकी आपको कन्वर्ट हो जाएगा NaOH। ठीक है, यहाँ से NaOH, और ये बेटा यहाँ से आपका AlOH थ्राइस मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट होगा। और AlOH थ्राइस मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, ये बच्चों क्या होता है, ये PPT की फॉर्म होती है, इसकी प्रेसिपिटेट फॉर्म होती है। ये PPT की फॉर्म में नीचे क्या होगा बच्चों, सेटल डाउन कर जाएगा, ये नीचे क्या करेगा, सेटल डाउन हो जाएगा। और बाकी NaOH आपका अलग हो जाएगा, ऊपर रहेगा। तो ये जो बीकर होगा, इस बीकर के अंदर जो नीचे आपको देखने को मिलेगा, ये आपको हो जाएगा AlOH थ्राइस। क्या सभी को बात समझ में आ रही है। और ऊपर वाला जो फॉर्म होगा वो NaOH आपको मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, AlOH थ्राइस को फॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद में इसी PPT को बच्चों बाहर निकालूंगा क्रिस्टलाइजेशन से। तो क्रिस्टलाइजेशन टेक्नोलॉजी फॉलो करेंगे तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, AlOH थ्राइस को बाहर निकालेंगे। और निकालने के बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये आपका सॉलिड होगा ना, एक्चुअली दिस इज सॉलिड। तो सॉलिड अगर होगा तो फिर उसके बाद बच्चों इसको हम लोग करते हैं वॉश। ठीक है, तो वॉश आउट कर लेंगे। और वॉश आउट करने के बाद बच्चों इसे हम कर लेंगे ड्राई। ठीक है, सूखा कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ से आपको फाइनली आंसर आपको मिल जाएगा। और जो NaOH यहाँ से प्रोड्यूस हुआ था, इस NaOH के आप रीयूज कर सकते हो, ध्यान दो, इसी NaOH का आप रीयूज कर सकते हो। जो पहले प्रोसेस में मैंने बात करी थी स्टार्टिंग में, कि सबसे पहले प्रोसेस में क्या हुआ था, फर्स्ट स्टेप में Al2O3 जो था .2 वाटर मॉलिक्यूल्स, पहले प्रोसेस के अंदर यहाँ पे मैंने यूज किया था 2 मोल्स ऑफ NaOH यूज किया था ना। तो फिर से आप इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज कर सकते हो। तो इसलिए ये जो प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। और ये आपका बेनिफिशियल भी है इकोनॉमिकली, क्योंकि आपका फिर से NaOH बन गया है, फिर से इसे आप कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सभी को यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ। तो पहले प्रोसेस में क्या करना है, प्रोसेस ध्यान रखो। पहले प्रोसेस में क्या करना है, आपका जो Al2O3 वाटर मॉलिक्यूल्स था उसके साथ आपको NaOH को लेके आना है। रिएक्शन मैकेनिज्म क्लियर है, वहां से बनेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को बच्चों हम लॉन्ग टाइम के लिए, लगभग 30 आवर्स के लिए, 35 आवर्स के लिए हम वाटर पेपर्स के साथ हीट करते हैं, स्लोली हीट करते हैं, जहां से बच्चों बन जाता है AlOH थ्राइस।
AlOH थ्राइस बच्चों होता है पीपीटी, और वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे मिलेगा, उसको बाहर निकालो और बच्चों से हम वॉश आउट करेंगे और ड्राइड कर लेंगे, तो आपको सीधा यहां से मिल जाएगा एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सभी को यहां तक क्लियर हो गया है? ओके, अब आते हैं हम लोग सेकेंड प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस बच्चों आता है हॉल प्रोसेस। ठीक है, इस पे क्वेश्चन था बहुत सारे बच्चों का कि सर व्हाट इज हॉल प्रोसेस। तो बच्चों एक बार ध्यान दो, ये जो हॉल प्रोसेस था इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था बेयर्स प्रोसेस। ये बेटा जो बेयर्स प्रोसेस था वो बेटा किस लिए हम यूज कर रहे हैं जल्दी से बताओ? बॉक्साइड ओर के लिए। हॉल प्रोसेस भी हम लोग किसके लिए यूज करेंगे? बॉक्साइड ओर के लिए। तो हॉल प्रोसेस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर बॉक्साइड ओर। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? अरे सभी को क्लियर है क्या बच्चों? जल्दी से बताओ। यस, तो ध्यान रखना है हॉल प्रोसेस किस ओर के लिए यूज करते हैं? बॉक्साइड ओर के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, थैंक यू। यस, तो बेटा हम लोग इसको आज के जो सेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर इसे ध्यान से देखोगे, लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो अगर आप चाहते हो तो शाम को इसको आप फिर से रिपीट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है, बाद में भी आप रोक रोक के देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको दो दो तरीके से आपको देखने को मिलता है। चाहे आप शाम को देखो, अभी भी आप देखो तो बहुत अच्छा है, अभी डाउट पूछते रहो लगातार। ठीक है, जो भी दिक्कत बीच में है और चीजें क्लियर करते रहो। तो हॉल प्रोसेस जो है बच्चों, क्या होता है ना, आपको पता होगा कि जैसे मैं रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हो तो उसमें मैं प्रेजेंस नहीं होता हूँ। ठीक है, मेरी सिर्फ आवाज होती है, आपको मैं दिख रहा होता हूँ और जो मैं लिख रहा हूँ वही दिखता है, लेकिन मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता हूँ। अभी मैं फिजिकली प्रेजेंट हूँ और आपको बता भी रहा हूँ, तो सबसे अच्छा टाइम तो यही है। तो इसलिए सभी बच्चे इसी टाइम ज्वाइन रहा करो, जो भी आपका लाइव सेशन चलता है किसी भी टीचर का। ठीक है, आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिट होगा। सभी लोग इतना काम कर रहे हैं तो आप लोग को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग थोड़ा सा आप टीचर्स को आप सपोर्ट करो और अपने आप के ऊपर भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मुझे रिजल्ट लेके आना है, सारी चीजें पढ़नी है। तो हॉल प्रोसेस की बच्चों बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हॉल प्रोसेस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर बॉक्साइड ओर, प्लीज ध्यान देना। तो बच्चों करते क्या है, इसके अंदर प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस बच्चों ये है कि जो आपकी बॉक्साइट ओर है, ये जो आपकी बॉक्साइट ओर है, बॉक्साइट ओर को बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। ठीक है, फ्यूज मतलब बेटा हाई टेम्परेचर यहाँ पे यूज करते हैं। फ्यूज करते हैं बच्चों किसके साथ? हम करते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ। सोडियम कार्बोनेट के साथ बच्चों इसको हम लोग फ्यूज करते हैं। फ्यूज मतलब रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और कुछ भी नहीं, सिंपल सा आप यही मान लो। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन ये हो जाएगी कि बॉक्साइड और से बच्चों क्या आएगा? Al2O3 आएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इट विल फ्यूज्ड विद Na2CO3। Na2CO3 बेटा आपको आसानी से ब्रेक तो होता नहीं, आपको पता है। अरे हम लोगों ने पढ़ा था ना बेटा, एस ब्लॉक के अंदर आसानी से डिसोशिएट नहीं होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। इसलिए बेटा मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ फ्यूज्ड। फ्यूज्ड का मतलब बेटा हाई टेम्परेचर यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। तो उस केस में पहले तो बच्चों Na2CO3 आपका ब्रेक हो जाएगा। देन व्हाट इज द आंसर? आंसर बच्चों क्या बनेगा जल्दी से बताओ? ये भी रिएक्शन मैकेनिज्म है बच्चों, यहाँ से ये भी एक्वस मीडियम, ये भी एक्वस मीडियम। बिल्कुल जल्दी से बताओ, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ये कन्वर्ट बच्चों किस में होगा? जल्दी से बताओ। ये हो जाएगा पहले तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, और फिर उसके बाद बच्चों यहां से मिलेगा आपका H3AlO3, और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल्स आपको बाहर निकाल देना, अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा HAlO2। बस इसको आयोनाइज करना, सामने आपका कैटायन आयन प्रेजेंट है सोडियम कार्बोनेट में, तो बच्चों यहां से मिल जाता है 2 मोल ऑफ यहां से 2 मोल ऑफ NaAlO2, मतलब वही बनेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। दिस इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा। बाकी बच्चों कार्बोनेट है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आपकी रिलीज होगी, और लिटिल बिट अमाउंट में आपका वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? क्यों? क्योंकि यहां से देखो HAlO2 से क्या निकलेगा? H प्लस आयन। H प्लस आयन इज कंबाइंड विद बेटा CO3-2, तो बनेगा कार्बोनिक एसिड। आपको पता है ना, H2CO3 बन जाएगा। कार्बोनिक एसिड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर ऑल्सो, तो बेटा इतने टेम्परेचर पे तो आराम से डिसोसिएट ही हो जाएगा। तो यहीं से आपको पता है, मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में लिखाया था कि कार्बोनिक एसिड से बच्चों CO2 गैस, और यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल्स इजीली आपका बाहर निकल जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल बच्चों वेपराइज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये भी वेपराइज हो जाएगी, आपको सिर्फ मिलेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन समझ में आ गया किस तरीके से हो गया? रिएक्शन मैकेनिज्म भी साथ साथ में डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, सभी क्लियर है? यस। अब इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को हम क्या करते हैं, मैं यहां बताता हूं। अब इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के साथ
ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट था, यस, NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के साथ बच्चों सर्कुलेशन कराना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, CO2 गैस का सर्कुलेशन आपको करवाना है, दिस इज सिंबल ऑफ सर्कुलेशन। और प्लस यहाँ पे आपको देना है बच्चों स्पेंगली, मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सर्कुलेट कराना है और वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ही लेस अमाउंट में आ रहे हैं, बिल्कुल सही, आपको यहाँ पे सप्लाई करना है। तो यहाँ से क्या आंसर बनेगा बताओ बच्चों? तो आपको दिख रहा है सर हम उसी की तरफ जा रहे हैं कि जब ये हाइड्रोजन जो आपका वाटर मॉलिक्यूल इससे कंबाइन करेगा तो एक आपका क्या बनेगा, जल्दी से बताओ? एक तो बनेगा वही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और यही बच्चों पीपीटी होता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया भी था कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म बच्चों इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। बाकी बनेगा आपका Na2CO3, बताओ जल्दी से भाई, कार्बोनेट है ना, पहले इन दोनों रिएक्शन में डालकर कार्बोनिक एसिड बनेगा और फिर बच्चों यहाँ से इसके साथ कंबाइन होगा सोडियम के साथ, बताओ जल्दी से, और फिर बना लेगा बेटा फिर से वही Na2CO3। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि जो पहली स्टेप थी बेस प्रोसेस, उसके अंदर क्या बन रहा था, NaOH बन रहा था ना, लास्ट रिएक्शन के अंदर वो फिर से रीयूज हो गया था। यहाँ बच्चों क्या बन चुका है, Na2CO3, और इसको बेटा हम फिर से क्या कर सकते हैं, पहली स्टेप के अंदर हम लोग रीयूज कर सकते हैं। तो हम ये जो रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर भी फॉलो करते हैं, क्योंकि फिर से आप इसे यूज कर सकते हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसको आप फिर से यूज कर सकते हो, बाकी आप AlOH थ्राइस को आप कॉन्सेंट्रेट कर लो, इसे आप बाहर निकालो। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सेकंड प्रोसेस। सभी क्लियर हो गया? ये दोनों प्रोसेस क्लियर है। इसके बाद बच्चों एक तीसरा प्रोसेस होता है आपका, तीसरा प्रोसेस जो बहुत, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है लेकिन जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोसेस होता है बच्चों सरपेक प्रोसेस, ठीक है, SERPECK, ठीक है, सरपेक प्रोसेस। ये भी इंपॉर्टेंट होता है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके पहले के दोनों प्रोसेस थे। तो सरपेक प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम बॉक्साइट ओर के लिए यूज करते हैं, लेकिन प्लीज कीप इन माइंड कि सरपेक प्रोसेस ये आपके जेईई मेंस में आ चुका है कि सरपेक प्रोसेस का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, किस ओर के साथ करते हैं। तो हम ऐसे ओर के साथ करते हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं ना यार मेरे भाई, यार मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ ना आपको धीरे धीरे, कनिष्क यार पढ़ा रहा हूँ मैं, आप बार बार एक ही लाइन बोले हो हेरोल्ड प्रोसेस क्या है, जस्ट वेट यार, मैं एक एक चीज तो पढ़ा सकता हूँ ना, एकदम से सारी चीजों के साथ मैं बता नहीं सकता हूँ, आप समझ सकते हो ना इस बात को। आपको मैं एक एक करके सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, आप बीच में बोल रहे हो सर हेरोल्ड प्रोसेस क्या है, यार जस्ट वेट यार, हम सब कुछ मैं पूरा टीच करूंगा, आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको ना जल्दबाजी है, पेशेंस इज द की, है ना, ऑल्सो फॉर द सक्सेस। नहीं पेशेंस रखो यार, है ना, आज आपका प्रिपरेशन चल रही है, अभी सरपेक प्रोसेस भी बेटा समझ लो ना, हम एक एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ऐसा तो होते नहीं है। आपको पता है ना डेली में 30+ डाउट सॉल्व कराता हूँ बच्चों के, इतना कोई डाउट सॉल्व नहीं कराता, इवन मैं आपको रिकॉर्डिंग भी करके देता हूँ और उस पर भी बहुत अच्छे से यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ और सबको शेयर करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ यार थोड़ा सा तो पेशेंस होल्ड करो, मैं एक चीज पढ़ा रहा हूँ ना आपको, इतनी जल्दबाजी मत करो यार, मैं इसको छोड़ के उधर चला जाऊंगा, उसको छोड़ के इधर आ जाऊंगा, तो लॉस किसका है, आपका ही है। अचानक से मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूँ ना, आपको केमिकल बॉन्डिंग के भी लेक्चर में दे रहा हूँ, ठीक है, उधर ऑर्गेनिक वाले भी लेक्चर दे रहा हूँ, आप देखो ना देखो वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक एक मैं स्टेप बाई स्टेप ही चलूंगा, मैं अचानक से मूव नहीं कर सकता कि पहले सर ये प्रोसेस पढ़ा दो फिर ये पढ़ा दो, यार थोड़ा मेरे हिसाब से भी चलो, मैं आपके अकॉर्डिंग चलता हूँ बिल्कुल सही है, लेकिन आप थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग भी चलो। तो पहले इस सरपेक प्रोसेस पढ़ लेते हैं, उसके बाद में चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। यार मैं सीरियसली मतलब आपके लिए ना रात में 10 बजे भी बच्चों में रिप्लाई करता हूँ, 10 बजे भी मैं देखता हूँ कि जो ग्रुप है ना उस ग्रुप के ऊपर भी बहुत सारे, मतलब मैं आपको सीरियसली बताऊं ग्रुप के ऊपर भी ना, चलो तो बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं सरपेक प्रोसेस। तो सरपेक प्रोसेस पे जेईई मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आया था, सरपेक प्रोसेस में अब तक सिखाया था, ओके। तो सरपेक प्रोसेस बच्चों जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, क्योंकि जेईई मेंस के क्वेश्चंस को मॉडिफाई करते हैं और नीट के अंदर बच्चों देते हैं, ठीक है। तो सरपेक एक सिंपल क्वेश्चन आया था कि सरपेक प्रोसेस को हम लोग कहां पे यूज कर सकते हैं। तो बच्चों सरपेक्स में पहला वर्ड क्या है, एस, तो याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, सरपेक में पहला बच्चों वर्ड क्या है, एस, तो एस से बच्चों आप याद रखो सिलिका को, किसको याद रखो, सिलिका को, तो कितना आसान तरीका बता रहा हूं मैं, ठीक है। एस से बच्चों याद रखो सिलिका, मतलब ऐसी ओर जिसके पास सिलिका का अमाउंट बहुत अधिक हो, सिलिका का अमाउंट बहुत अच्छा खासा पाया जाओ, तो बेटा वहां पे हम लोग सरपेक प्रोसेस का ही यूज करते हैं, प्लीज कीप इन माइंड। बच्चों मैंने पहले क्या बताया था, जल्दी से बताओ,
पहले वाले प्रोसेस मैंने कहा क्या बताए थे, उनकी प्रेजेंस के साथ मैंने बताए थे कि अपन उसको कैसे यूज करेंगे, उस प्रोसेस को कहाँ पे यूज क्यों यूज करेंगे। अभी सरपैक प्रोसेस पे जेईई मेंस ने क्वेश्चन ये पूछा था कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा आपका इम्प्योरिटीज है। सिलिका इज ऑल्सो इम्प्योरिटी, सिलिका इज ऑल्सो इम्प्योरिटी, सिलिका क्ले अभी मैंने सब बताई थी आपको, स्लेट वगैरह वो सब इम्प्योरिटीज होती हैं। तो मैं ऐसे सरपैक प्रोसेस जो है उसको मैं किस इम्प्योर कौन सा और ऐसा हो जिसमें इम्प्योरिटीज का कौन सा परसेंटेज ज्यादा होगा जहां पे हम सरपैक प्रोसेस को यूज करेंगे, तो आंसर विल बी सिलिका। तो सरपैक से बच्चों देखो, सरपैक में पहला आपका वर्ड है एस और सिलिका के अंदर भी बच्चों एस है, तो कनेक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात? और सरपैक प्रोसेस इज डेफिनेटली यूज फॉर बेटा किसके लिए? बॉक्साइड ओर के लिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तीन प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, तीनों प्रोसेस बच्चों बॉक्साइड ओर के लिए यूज हो रहे हैं। और इस प्रोसेस को देखो मैं कंप्लीट करता हूं, तो सबसे पहले बच्चों क्या होगा, यहाँ पे जो ओर होगा ना उसको बच्चों हम लोग हीट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ कोक। कोक बेटा पता है, कोक का मतलब कार्बन, जहाँ पे सरफेस एरिया अधिक होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या ध्यान देना होता है, जनरली बेटा हम इस प्रोसेस को हम लोग यूज नहीं करते हैं। क्यों यूज नहीं करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों ये थर्मोडायनेमिकली बहुत मतलब आप ये मान लो थर्मोडायनेमिकली थोड़ी सी सपोर्टिव नहीं होती है रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ही मतलब खतरनाक टेम्परेचर होता है। दिस इज अराउंड 1880 डिग्री सेल्सियस। और इतने टेम्परेचर पे अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो ऑब्वियसली बच्चों इंसानी काम कर रहा होता है, हम जैसे लोग ही काम करते हैं इंडस्ट्री के अंदर वहां पे, ठीक है, फैक्ट्रीज के अंदर। तो बच्चों इतने टेम्परेचर पर उनको बहुत दिक्कत हो सकती है, तो मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर है, तो इसलिए हम सरपैक प्रोसेस को यूज नहीं करते हैं। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों यूज नहीं करते हैं सरपैक को, कहां पे यूज करते हैं, छोटे छोटे से वर्ड है ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो बच्चों इसकी रिएक्शन क्या है? रिएक्शन बच्चों यह है कि Al2O3 के साथ आप लेके आ जाओ बच्चों कोक, 3 मोल्स ऑफ कोक, ये कोक है बच्चों कार्बन, इन दी प्रेजेंस ऑफ N2 गैस। तो N2 बच्चों क्या करता है, ये बच्चों क्रिएट करता है एक आपका एटमॉस्फेयर, इनर्ट एटमॉस्फेयर। बिकॉज आपको पता है कि सर N ट्रिपल बॉन्ड N, प्लीज बच्चों ध्यान देना, ये जो N2 गैस है बेटा इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है ना बहुत हाई होती है, बहुत हाई होती है। तो बेटा जो टेम्परेचर हम यूज करेंगे पहले तो वो इसको भी ब्रेक करेगा, फिर कार्बन को इससे कंबाइन कराएगा, और कार्बन का बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है जल्दी बताओ? 0। तो कार्बन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो कार्बन बच्चों क्या करेगा जल्दी से बताओ? कार्बन 0 से ऊपर की तरफ जाएगा, वो हमने सही बताया। तो कार्बन बच्चों क्या करेगा, कार्बन जाएगा +2 +3 +4 की तरफ जाएगा। अरे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में जाएगा ना, मैंने बताया था हाईएस्ट ऑक्सीडेशन ऑलवेज स्टेबल। तो बच्चों एल्यूमिनियम से मुझे देखो एल्यूमिनियम बाहर निकालना है, आप समझो मेरी बात, मुझे क्या करना है, मुझे एल्यूमिनियम बाहर निकालना है, तो मैं क्या करूं, Al2O3 से मुझे एल्यूमिनियम बाहर निकालना है। थिंक करो जल्दी से थिंक करो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से मुझे क्या करना है, मुझे एल्यूमिनियम बाहर निकालना है, तो ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को हम कैसे हटा सकते हैं, कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। अरे भाई खुद तो वो ऑक्सीडाइज हो जाए दूसरों को रिड्यूस कर दे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों यहाँ पे कार्बन खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो यहां से लेगा ना ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विद कार्बन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो कार्बन और कोक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। तो बेटा नॉर्मल प्रोसेस क्या है, ना लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है कि Al2O3 से अगर आपको एल्यूमिनियम बाहर निकालना है तो ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए बच्चों को रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों इसमें देखो क्या करेंगे, N2 इज यूज्ड फॉर इनर्ट एटमॉस्फेयर। इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए हम लोग N2 गैस का यूज करते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चों देखो यहां से क्या बनेगा, यहां से बन जाएगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड, बिकॉज N2 भी ब्रेक कर जाएगा, बनेगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्लस बच्चों पहले बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। फर्स्ट बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज वेरी डेंजरस गैस बच्चों। तो अगर इसलिए बच्चों इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम करते हैं इसमें उनके लिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है। देखो डिफरेंट टाइप की गैसेस कभी प्रोड्यूस हो सकती हैं और हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो यहाँ से और ये सारे के सारे काम करने के बाद हम लोगों को बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं एल्यूमिनियम वगैरह के। तो ये सब प्योरिफिकेशन प्रोसेस पूरे डेंजरस होते हैं, तो इसलिए मतलब हमें उन लोगों का रिस्पेक्ट बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्लस बच्चों CO का फॉर्मेशन होगा। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बताओ बच्चों जल्दी से, अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है जल्दी से बताओ, इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? बताओ बेटा। ओके, अब एक क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे सिलिका भी तो था, वो तो आपने बताया ही नहीं। आपने बोला था कि सरपैक के तरफ सिलिका का यूज, सिलिका मिलता है तो वहां पे हम सरपैक यूज करते हैं। सर सिलिका को हटाने के लिए तो आपने कुछ बताया ही नहीं। तो देखो देखते हैं ना, तो बेटा सिलिका को रिमूव करने के लिए, ऐसा ही O2 को रिमूव करने के लिए, SO2 सिलिका, इसको रिमूव करने के लिए बेटा हम कार्बन और कोक यूज करते हैं।
तो ये बच्चों क्या करेगा, यहाँ से सिलिकॉन रिमूव करेगा, सिलिकॉन बच्चों यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, और कार्बन बच्चों ऑक्सीजन को ऐड करेगा तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड CO बनेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ भी बनेगा और प्लस बच्चों सिलिका आपका बन चुका है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ। अगर यहाँ पे Al2O3 के साथ सिलिका होगा तो इसी कोक के साथ बच्चों ये रिएक्शन फॉलो कर लेगा, सिलिकॉन रिलीज करेगा और CO का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं हम लोग कि अगर बच्चों यहाँ पे, ठीक है, हमारे ये सारे प्रोसेस बन चुके हैं तो हम क्या करें, अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि जो बेटा बना था एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना था ना, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड को बच्चों हम लोग कराते हैं हाइड्रोलिसिस। AlN को बच्चों कराएंगे हम हाइड्रोलिसिस। बताओ आंसर क्या बनेगा? इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बच्चों क्या आंसर बनेगा, जल्दी से बताओ। एल्यूमिनियम बच्चों मैंने बताया था, याद करो, इजी ट्रिक याद है क्या? नाइट्राइड ऑलवेज प्रोड्यूस अमोनिया गैस, मैंने क्लास में पढ़ाया था ना। नाइट्राइड ऑलवेज प्रोड्यूस, एक इजी ट्रिक भी बताई थी, सारी की सारी कार्बाइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, याद करो, इजी ट्रिक लिखाई थी मैंने, कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा। तो बच्चों वाटर मॉलिक्यूल जैसे आएगा तो यहां से क्या करेगा, ये बेटा आपका यहां से आयोनाइज होगा ना, अरे Al+3 में जाएगा और नाइट्रोजन बच्चों क्या होगा, -3 में आएगा। और सामने बच्चों वाटर मॉलिक्यूल है तो बोरॉन फैमिली का एलिमेंट एल्यूमिनियम है, तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल ले लेगा तो बच्चों बना लेगा AlOH क्या सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और बाकी बच्चों यहाँ से क्या रिलीज होगा, जल्दी से बताओ। यहाँ से रिलीज होगा बेटा वही अमोनिया गैस, ये बच्चों चली गई बाहर। ठीक है, इसको इकट्ठा कर सकते हैं और इसको बाद में यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर अमोनिया का बहुत जगह यूज होता है। और AlOH बच्चों दिख रहा है कि सर ये क्या है, ये तो सर यहाँ पे मिलेगा सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में, अभी पढ़ाया था मैंने, दिस इज सॉलिड क्रिस्टल, मतलब यही बच्चों PPT की फॉर्म में आपको मिलेगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो अमोनिया बच्चों बाई प्रोडक्ट है और यहां से बन गया आपका क्या, AlOH। तो आपको एक एक्स्ट्रा मिला है अमोनिया, जिसका आप फर्दर इंडस्ट्री के अंदर सेल कर सकते हो और बहुत सारे पैसे आप लोग कमा सकते हो अगर आपने इंडस्ट्री लगाए हुए तो। लेकिन टेम्परेचर बच्चों यहाँ पे थोड़ा खतरनाक है, उसको ध्यान रखना होता है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों। यस, अब इस एक क्वेश्चन आता है कि जो AlOH सर सॉलिड है, अगर मैं इसको हीट करता हूं हाई टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस पे, वो सेपरेट प्रोसेस में मिल जाता है और बहुत बार इसको हम हीट करते हैं ऐसा। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैल्सिनेशन प्रोसेस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैल्सिनेशन। ये सब बेटा मेटलर्जी में आता है, कैल्सिनेशन क्या है, रोस्टिंग क्या है, दिस इज कैल्सिनेशन प्रोसेस। अगर मैं इस टेम्परेचर पे हीट करता हूँ, बिकॉज ये बच्चों क्या है, सॉलिड है, तो बेटा अगर ये सॉलिड है, आयोनिक फेज में है, तो आयोनिक फेज वाले बच्चों जनरली आपके रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ही होते हैं, तो क्या फॉर्म करेगा, एल्यूमिना, बिल्कुल सी आंसर, Al2O3 का फॉर्मेशन करेगा, प्लस आपका 3 मोल्स ऑफ वाटर यहां से रिलीज हो जाएंगे, Al2O3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर होगा सभी को? सभी बच्चों क्लियर हो गया? अब बच्चों जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है ना, उसको मैं पढ़ाऊंगा बाद में आपको। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस मतलब हमारे यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रोलिसिस को आप जाने दो, बाकी जब भी इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह के बारे में बात की जाएगी तो हम लोग इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सभी क्लियर हो रहा है? जल्दी से बताओ यहाँ तक। तो ये जो प्रोसेस आप क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, ओके बेटा। जो हेरोल्ड प्रोसेस है ना, हॉल हेरोल्ड को हम एक साथ यूज करते हैं, आप उसको अलग करके बोल रहे हो हेरोल्ड प्रोसेस, हॉल हेरोल्ड मतलब दो अलग अलग नाम है, दोनों को हम एक साथ करके देखते हैं। ठीक है, हॉल हेरोल्ड जो है ना वो आपका एक ही है, दोनों कंपोजिशन एक ही है, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस हम एक साथ कॉल करते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो केमिकल हॉल प्रोसेस हो चुका है ऑलरेडी, है ना। अब आते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम बच्चों वैसे भी क्या है, ऑलरेडी आपका रिएक्टिव मेटल है। बताओ, एल्यूमिनियम की जो रिएक्टिविटी है बच्चों ऑब्वियसली हाई है, ठीक है, बिकॉज इट इज ए मेटल। लेकिन बट क्वेश्चन मेरा ये है, क्या एल्कली मेटल से इसकी एक्टिविटी अधिक होती है, यस और नो? जल्दी आंसर बताओ। क्या एल्कली और एल्कलाइन जो हमारे अर्थ मेटल है, क्या उनसे अधिक इसकी रिएक्टिविटी होती है, यस और नो? नहीं। एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपैरिजन में इस एल्यूमिनियम की जो रिएक्टिविटी होती है बच्चों वो लेस होती है, लेस रिएक्टिव होता है। इस बात को समझ के रखना, लेस रिएक्टिव होता है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन की बात करेंगे एयर के साथ। अगर बच्चों मैं एयर के साथ हीट करता हूं, मतलब स्पेसिफाई उसने किया है ऑक्सीजन के साथ, अगर मैं ऑक्सीजन का कंबेशन करा रहा हूं एल्यूमिनियम का, तो व्हाट इज द आंसर?
तो एल्यूमिनियम को अगर बच्चों मैं O2 के साथ लेके आता हूं तो क्या आंसर बनेगा, यहां से बनेगा वही Al2O3। ठीक है, बैलेंसिंग आपको पता ही है, बैलेंसिंग बच्चों कैसे होगा, ये एल्यूमिनियम आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये बच्चों -2 में होगा, ये आपका +3 में होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों तो बन गया आपका Al2O3। बाद में इसको बैलेंस करो तो बैलेंस करने बच्चों क्या हो जाएगा, 4 मोल आ जाएंगे, यहाँ 3 मोल, यहाँ पे 2 कर लेंगे तो हो गया आपका ये बैलेंस। ठीक है, ये आपकी बैलेंसिंग हो गई है। समझ में आ रहा है सभी को यहां तक। और ये जो प्रोसेस है ना बच्चों, हाईली एक्सोथर्मिक भी है, जहां पे डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आती है नेगेटिव। इट इज वेरी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यहाँ पे बहुत सारी आपकी हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। बात समझ में आ रही है, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम बेटा एल्यूमिनियम का यूज करते हैं एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस का, ये भी आएगा धीरे धीरे। ठीक है, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस के अंदर भी हम इसलिए इसका यूज करते हैं बिकॉज ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि देखो एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ट्रेन की जो पटरियां होती हैं, आपने देखा ट्रेन की जो पटरी है, ठीक है, जिसपे ट्रेन चल रही होती है, तो ट्रेन की पटरी में अगर कहीं क्रैक आता है, ठीक है, कहीं क्रैक हो जाता है बीच में, तो हम एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस को यूज करते हैं, और करने के बाद हम आयरन को मेल्ट करते हैं। बेटा आयरन पता है ना, आयरन आपका सॉलिड होता है, इसका आपका जो टेम्परेचर है, इसको अगर आप लिक्विड फेज में कन्वर्ट करो आयरन को, ठीक है, तो अब लिक्विड फेज में कन्वर्ट करोगे तो बच्चों यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा, बिल्कुल बेल्डिंग ऑफ ट्रेन ट्रैक सर, बिल्कुल ओके, डेफिनेटली यस सीजल बेटा, करेक्ट। तो इस आयरन को आपको मिल्ट करना है, तो मिल्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस यूज करते हैं, जहाँ पे रिएक्शन होती है, एल्यूमिनियम को हम बर्न करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम को हम बर्न करते हैं, उस मशीन, एक मशीन होती है छोटी सी, जो लोग रेलवे में काम करते हैं, ट्रैक पे काम करते हैं, उनके पास होती है मशीन। तो इस मशीन में क्या होता है, हम एल्यूमिनियम को बच्चों बर्न करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां से बनता है Al2O3, और प्लस बच्चों लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। वही हीट बच्चों आयरन को बच्चों क्या करती है, आयरन सॉलिड को बेटा मिल्ट कर देती है बहुत जल्दी से, मतलब लेस देन 5 सेकंड के अंदर इसको मिल्ट कर देगी। 5 सेकंड 5 मिनट, लेस देन 5 मिनट में इसको मिल्ट करेगी। राहुल माने बिल्कुल बेल्डिंग, इसको मिल्ट करेगी, और मिल्ट करने के बाद बच्चों जहां पे क्रैक आया होता है ना, उसी क्रैक के अंदर उस हम आयरन को फिल कर देते हैं, और फिल करने के बाद बच्चों वो आपका वहां पे धीरे धीरे क्या होता है, सॉलिड हो जाता है, तो बस जो भी क्रैक हुआ वो आपका करेक्ट हो जाता है। तो इसलिए हम एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस का हम यूज करते हैं, उसमें हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, रीजन इसके लिए क्योंकि यहाँ पे ये प्रोसेस बहुत ही एक्सोथर्मिक होता है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ, सबको समझ में आ रही है? ओके, मैंने एक प्रोसेस ये भी बताया था, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताना जरा, क्या बच्चों एल्यूमिनियम ड्राई एयर के साथ कोई रिएक्शन करेगा? एल्यूमिनियम जो मेटल है, क्या कभी ड्राई एयर के साथ कभी रिएक्शन परफॉर्म करता है, यस और नो? जल्दी से आंसर बताओ। नहीं करता है, नो, रिएक्शन नहीं करेगा। ड्राई एयर से एल्यूमिनियम रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है, ड्राई एयर इसे अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन जो बच्चों मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट मतलब जहां पे मॉइस्चर प्रेजेंट, जो मॉइस्ट एयर है, इसके साथ अगर आप एल्यूमिनियम लेके आओगे तो बच्चों सबसे पहले क्या बनेगी, आपको मैंने पढ़ाया था, एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर बन जाएगी, लेयर बनेगी ना, हाँ, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे सरफेस के ऊपर क्या होगी, एक लेयर बन जाएगी, प्रोटेक्टिव लेयर, मैंने पढ़ाई थी आपको डायग्राम के साथ, समझ में आ रहा है क्या? प्रोटेक्टिव लेयर आपकी फॉर्म हो जाएगी, और वही प्रोटेक्टिव लेयर बच्चों बाद में क्या होती है, बर्न होती है, और ब्रिलियंट लाइट के साथ, चमकदार लाइट के साथ, क्लियर है ना? और बहुत एक्सोथर्मिक होती है, जहां पे हम क्या करते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं आयरन, मैग्नीज और क्रोमियम के जो एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस है, उसके अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, ड्राई एयर के साथ आंसर नहीं करना है, आपको करना है मॉइस्ट एयर के साथ। तो पहले बनेगा Al2O3, Al2O3 जब फॉर्म होगा, फिर उसे हम अगर हीट करेंगे तो बच्चों वो बर्न फिर से करेगा और हाई हीट प्रोड्यूस करेगा, जिसका आप लोग बहुत जगह यूज कर सकते हैं एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस के अंदर भी। बात इतनी समझ में आ गई है? चलो, इसके बाद बात करते हैं एसिड के साथ, ये भी पढ़ा था हम लोगों ने, बताओ आंसर बेटा। एल्यूमिनियम के साथ अगर मैं एसिड यूज करता हूं, बताओ आंसर, जल्दी से आंसर करो सभी लोग, ये आंसर बनना चाहिए सभी से। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि एल्यूमिनियम के साथ H2SO4 है, अब आंसर बताओ सभी लोग, ये क्लास में करा चुका हूं मैं सारी बातें, ठीक है, आंसर करो बच्चों जल्दी से, ठीक है, जल्दी से बताओ आंसर। एल्यूमिनियम के साथ अगर मैंने एसिड यूज किया है तो आंसर क्या बनेगा, और एल्यूमिनियम के साथ अगर मैंने वाटर यूज कर दिया है तो आंसर क्या बनेगा?
ये सब रिवीजन हो रहा है, इसलिए सभी को प्रेजेंस होना जरूरी है ना, सीखने को मिलेगा आपको। तो बच्चों पहली स्टेप में क्या बनेगा आपको पता है, ये पूरा का पूरा एक्वस मीडियम के साथ होगा। पहले में आंसर बन जाएगा AlCl3 प्लस बच्चों यहाँ से H2 गैस होगी इवॉल्व, बैलेंसिंग कर लेना। एल्यूमिनियम से बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स आपका H2SO4 आया है, तो क्या बनेगा जल्दी बताओ, Al2SO4 और बच्चों यहाँ पे थ्राइस, यहाँ भी आपकी H2 गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। यस, बैलेंसिंग भी कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे Al मतलब क्या करूं, मैं क्या करूं, यहाँ पे 2 मोल्स आते हैं और यहाँ पे HCl की बात करेंगे तो ये 6 मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 मोल AlCl3, बाकी हाइड्रोजन बैलेंस कर देते हैं तो यहाँ पे 3, बैलेंसिंग आप ट्राई करना, बनेगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट से बच्चों यहाँ पे L से तो वाटर आएगा, तो वाटर वाली रिएक्शन तो अभी मैंने बताई थी, क्या बनेगा, AlOH थ्राइस बनेगा और प्लस यहाँ से रिलीज करेगा H2 गैस, यहाँ से भी रिलीज करेगा, हर जगह से H2 गैस से रिलीज करने वाला है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन बच्चों अगर एल्यूमिनियम के साथ, मैंने शायद बताया भी था आपको, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी था, क्या बच्चों, एल्यूमिनियम एक बहुत ही अच्छा कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सभी को याद है, क्लास में लिखाई थी मैंने, बहुत अच्छे इजी ट्रिक भी बताई थी, ठीक है। तो एल्यूमिनियम बच्चों हाइड्रोजन से ऊपर आता है, तो मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर तो एल्यूमिनियम बहुत ही अच्छा बच्चों क्या होगा, बताओ जल्दी से। अब भाई ये ऑक्सीडेशन करेगा ना, खुद ऑक्सीडेशन, तो कैसा होगा, बहुत ही अच्छा आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, सभी को क्लियर है? तो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के साथ बात कर रहा हूं, मैंने आपको पढ़ाया था इसलिए पहले, इजी ट्रिक, ठीक है ना। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे डिसॉल्व करते हो डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो डेफिनेटली डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड, नो इशू, HCl या H2SO4 डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे बिल्कुल क्लियर। लेकिन अगर मैं बोलूं यहाँ पे बैरी डाइल्यूट दे दिया गया, अगर क्वेश्चन मिल जाए कि सर ये बैरी डाइल्यूट है, बहुत ही अधिक डाइल्यूट हो गया है, तो फिर क्या एल्यूमिनियम इससे रिएक्शन करेगा? अगर आपके एसिड में लिखा है बैरी डाइल्यूट, मैं रिपीट कर रहा हूं, HCl और H2SO4 अगर डाइल्यूट है लिखा है, क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रेटेड, तो आंसर आपको ये मिल जाएगा। अगर बच्चों लिखा है बैरी डाइल्यूट, क्या आंसर बनेगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर बनेगा। इस पे क्वेश्चन आया भी है यार, आंसर बनेगा, लेकिन रिएक्शन बहुत स्लो होगी, आंसर तो बनेगा। आंसर होगा आपका एल्यूमिनियम के साथ अगर लिखा है वेरी डाइल्यूट, अगर लिखा हुआ है, अरे भाई ये तो पावरफुल क्या है, ये तो आपका पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है ना, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो रिएक्शन करना चाहेगा इजीली, आसानी से ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया है H2SO4, तो बस यहाँ से बस ये बात ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन आया है जेईई मेंस के ऊपर, ठीक है, शायद आपके भी नीट के अंदर आ जाए, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से आंसर पहले बनता है Al2SO4 थ्राइस, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा मिलता है प्रोडक्ट SO4 से बच्चों मिलता है SO3 गैस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और प्लस बच्चों यहाँ से मिलता है आपका 6 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, इसको आप बैलेंस कर लेना। तो अगर वेरी डाइल्यूट वाला केस अगर आता है, तो वहां पे आपको SO3 गैस भी क्या करना है, आपको रिलीज करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, अगर मेंस ने पूछी है तो आपके एग्जाम के अंदर भी मॉडिफिकेशन वो करा सकते हैं। सभी को इतनी बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ऐसे, ठीक है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आने चाहिए। चलो नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं एल्कली के साथ, पता ना जरा आप आंसर। अगर मैं एल्यूमिनियम के साथ बच्चों यूज करता हूं एक्वस NaOH, क्लासरूम में करा चुका हूं, जल्दी से आंसर बता दो। आप लोगों को रुकनी चाहिए बेटा, मुझे जल्दी से बताओ आंसर क्या बनेगा, क्या आंसर बनना चाहिए, जल्दी से बताओ। ये कास्टिक सोडा है ना, क्या आंसर बनेगा, जल्दी से बताओ बच्चों। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, NaOH के साथ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब NaOH का सॉल्यूशन है, आप ऐसे मान के चलो, ठीक है। और ये बच्चों डाइल्यूट है, दिस इज डाइल्यूट, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल है, डाइल्यूट है। और यहीं पे मैं सेकंड रिएक्शन देता हूं जेईई एडवांस की, ये रिएक्शन आपकी जेईई एडवांस की रिएक्शन। अगर मैं एल्यूमिनियम के साथ फॉलो करता हूं बच्चों NaOH, और ये यहाँ पे कैसी है, कॉन्सेंट्रेटेड है, कैसी है, कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है, तो आंसर क्या बनेगा, दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। पहले बच्चों आंसर क्या बनेगा, वो बन जाएगा NaAlO2, ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया था सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये सॉल्युबल होता है, प्लस बच्चों यहाँ से H2 गैस होगी आपकी ये बॉल, ठीक है, ये आंसर यहाँ पे बन जाएगा। बाकी सब क्रॉस हो जाता है ना, कट हो जाता है, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म करके देख लेना, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अगर बच्चों ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, तो या फिर बहुत बार यहाँ पे हाई हीट लिखी जाती है, ठीक है, हीट बहुत अधिक लिखी जाती है, हाई टेम्परेचर,
तो उस केस में आपका जो आंसर बनता है वो क्या होता है, Na3AlO3 और प्लस बनता है आपकी H2 गैस जिसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं अलग अलग बुक्स में, तो आप इसको ध्यान रखना। अगर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो इस तरीके से आंसर आपको मिल जाएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ, यहां तक सभी क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस लेक्चर के अंदर भी हम लोग थोड़ा सा सेक्शन इसी के कुछ रिएक्शंस बचे हुए हैं, ठीक है, उन रिएक्शंस को लेने वाले हैं। बाकी एल्यूमिनियम में आपका थोड़ा बहुत प्रोसेस, कुछ और इंपोर्टेंट रिएक्शंस बता दूंगा बस, उसके बाद ये फिनिश। कुछ बोरॉन के बारे में बता दूंगा, बोरॉन की कुछ रिएक्शंस बची हुई हैं। और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा हुआ। कोई डाउट है आप मुझे ग्रुप पे भेज दो बच्चों, मैं देख लूंगा, पर्सनल भेज दो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। चलो लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं।